Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, Professor Muhammad Nasir is here. Let us start the next topic of Unit 19, which is very important topic for anti-test purposes. The title of this topic is Inner Shell Transition and Characteristic X-rays. बच्चों इस टॉपिक में पहले हम इनर शेल ट्रांजिशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि इनर शेल ट्रांजिशंस क्या होती हैं और इनर शेल ट्रांजिशंस की सिग्निफिकेंस क्या है इन हैवी एटम, और फिर उसके बाद इनर शेल ट्रांजिशन को इन टर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि एक्स रेज क्या हैं, एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस करने का यूनिट कैसे काम करता है और एक्स रे स्पेक्ट्रम किस टाइप का है, और एट द एंड मोस्ट कॉमन टाइटल विच इज़ रिलेटेड टू एक्स रेज स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्स रेज, यूजेस ऑफ एक्स रेज इन मेडिकल इंडस्ट्री, इन एवरीडे लाइफ एट्सेट्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। बच्चों इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा है बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, ट्रांजिशन मीन एक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में मूव करता है, तो फिर एक फोटान एमिट करता है जिसकी एनर्जी HF होती है, और वो फोटान एक्चुअली तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। अब उस फोटान की एनर्जी डिटरमिन करती है कि वो फोटान इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट से मुंसलिक है। सो लेट हियर आई वांट टू एक्सप्रेस ऑन द बोर्ड बाय टॉक इन रिमाइंडर। आई हैव टोल्ड यू कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन from higher level, suppose this is En, this is lower level, this is EP, electron is here and it makes transition come down to the lower energy. अभी आपको बताया कि बच्चों कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिट होगी, एक फोटान इमिट होगा। अब इस फोटान की जो एनर्जी है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल HF दैट इज इक्वल टू En माइनस EP। इस फोटान की जो एनर्जी की वैल्यू है, इसकी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है या इसका जो वेव लेंथ है वो डिटरमिन करता है कि ये वाला फोटान इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट से। अगर इस फोटान का वेव लेंथ बच्चों बताया है कि 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के इन बिटवीन है, तो डेफिनेटली दिस फोटान इज़ विजिबल एंड लाइंग इन द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और अगर इसका वेवलेंथ या इसकी एनर्जी 400 नैनोमीटर से वेवलेंथ अगर लेस है तो इट इज़ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, और अगर इसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से भी बड़ा है तो फिर ये वाला फोटान इंफ्रारेड रीजन में है। अब बच्चों हमने हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम देखा है, और हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम की एनर्जी स्टेट्स स्टूडेंट्स आपके सामने मौजूद हैं। याद रखें बच्चों, सबसे ग्रेटेस्ट एनर्जी का फोटान एक एटम से तब एमिट होता है जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। और अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए देखें तो जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो एमिटेड एनर्जी की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। निकलने वाले फोटान का वेव लेंथ 400 नैनोमीटर से कम था। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम में जो सबसे ग्रेटेस्ट एनर्जी का भी फोटान एमिट होगा वो अल्ट्रा वायलेट रीजन का ही होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम एनी अदर एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट तो फिर भी जितने फोटान एमिट होंगे उनका वेव लेंथ 400 नैनोमीटर से कम ही होगा। सारे फोटानों की एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही आएगी, जिसको बच्चों हमने हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज़ कहा था। भूलनी नहीं बच्चों बातें, आगे चलना है तो पीछे वाली चीज़ें हर वक्त ज़हन में रखनी।
ज़रा इसको अंडरस्टैंड फिर करें कि इफ़ इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हेयर टू हेयर, it emits energy which is difference of these two value, it is 10.2 electron volt. If electron make transition from here to here, it emit energy with a difference of 1.51 and 13.6, which is about 12.1 electron volt. And if electron make transition from infinity state to the ground state of hydrogen atom, it emit a photon of energy 13.6 electron volt. अब जो फोटॉन ये वाला निकला है इसकी एनर्जी मैंने बच्चों बताई है कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जो ये वाला फोटॉन निकला है इसकी एनर्जी आपको बताइए बच्चों 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब बीच में जितने फोटॉन होंगे उन तमाम का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम ही होगा बच्चों। इसलिए हमने कहा था कि हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में ये जो सीरीज़ बनती है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है और इसको लाइमन सीरीज़ कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की ट्रांजिशन किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से अगर सेकंड में होती है या थर्ड में होती है या फोर्थ में होती है, जितने फोटॉन एमिट होंगे उनकी एनर्जियां इन फोटॉनों से कम ही होंगी। अंडरस्टैंड, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है E3 से E2 में, जो एनर्जी एमिट होगी इन दोनों का डिफरेंस होगी, और इन दोनों का डिफरेंस अगर कैलकुलेट करें इट इज़ नियर टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें देखें कि जो सबसे मिनिमम एनर्जी का फोटॉन है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में अल्ट्रा वायलेट रीजन का, उसकी एनर्जी 10.2 है। और इस ट्रांजिशन में देखें जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से सेकंड स्टेट में आएगा तो जो एनर्जी इमिट होगी इस फोटॉन की एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो फोटॉन ये वाला इधर इमिट हो रहा है उसकी एनर्जी इन दोनों का डिफरेंस है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप बच्चों कैलकुलेट करते हैं इट इज़ अबाउट 3.4 माइनस 1.51 अगर हम करें तो इट इज़ अबाउट 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब है इसकी एनर्जी निकालें इट इज़ अबाउट 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट अस चेक द रिजल्ट। इन दोनों को मैं अगर ऐड करूं तो 0 आ जाएगा, 5 को 8 में 13 4 आ जाएगा। इट्स ओके, इट इज़ 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका मतलब यह है कि इस सीरीज़ का जो ग्रेटेस्ट एनर्जी वाला फोटॉन है वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस सीरीज़ का जो फोटॉन लीस्ट एनर्जी वाला है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब है कि इस सीरीज़ का जो ग्रेटेस्ट एनर्जी वाला भी होगा इसकी लीस्ट एनर्जी वाले से भी कम एनर्जी वाला होगा। इसका मतलब इन फोटॉनों की जो एनर्जी है वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इस पार्ट से आगे नहीं बल्कि इससे पीछे वाले पार्ट में जाएगी, क्योंकि इन फोटॉनों का तो वेवलेंथ इनसे बड़ा होगा। ये इनका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से नीचे है और इनका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से अगर ऊपर है तो इट मीन ये पूरी सीरीज़ हमने देखा है कि ये बच्चों विजिबल थी, जिसको हमने बच्चों बाल्मर सीरीज़ कहा था। इसका मतलब है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फोटॉन इज एमिटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज एमिटेड which is equal to difference between the energies of two states, and the energy of photon or frequency of photon or wavelength of emitted photon determine the part of electromagnetic spectrum. Transition of electron in hydrogen atom or in any other lighter atom. जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं हाइड्रोजन एटम में तो जो एमिटेड फोटॉन्स हैं हमने बच्चों स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में देखा है कि उनकी एनर्जी इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ही होती है। इसका मतलब है कि लाइटर एलिमेंट या हाइड्रोजन एक्स रेज एमिट नहीं कर सकता। एक्स रेज की एमिशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ट्रांजिशन लेवल के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन एटम में जो ट्रांजिशन लेवल के दरमियान मैक्सिमम डिफरेंस है दैट इज 13.6, और मैक्सिमम डिफरेंस बच्चों मैंने बताया है कि इन्फिनिटी स्टेट और ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम के दरमियान होता है, और हाइड्रोजन में मैक्सिमम difference between the transition level is just 13.6 electron volt, which is correspond to ultraviolet region. That means X-rays ऐसे एलिमेंट से ऑब्टेन हो सकती हैं जिनके ट्रांजिशन लेवल के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस बड़ा होगा और निकलने वाली रेडिएशनों के वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होंगे। अब एक्सरेज का वेवलेंथ कितना होता है, निकलने वाली एक्सरेज की एनर्जी कितनी होती है, ये जब हम बच्चों एक्सरे का टॉपिक डिटेल से शुरू करेंगे वहाँ पर वैल्यूज़ में कोट करूँगा। अभी जस्ट देखने वाले हैं कि इनर शेल ट्रांजिशन है क्या। लेकिन इतना बता दूँ, जो एक्स रेज हैं इनके फोटॉनों की एनर्जी
अगर सबसे लीस्ट एनर्जी का फोटॉन भी हो तो इट इज़ ग्रेटर देन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन जनरली हम कहते हैं कि एक्स रेज फोटॉन की एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ट्रांजिशन लेवल हाइड्रोजन में नहीं है, लाइटर एलिमेंट में नहीं है, हैवी एलिमेंट के अंदर होते हैं। और जब हैवी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों की इनर शेल में ट्रांजिशन होती है तो फिर एनर्जी भी हैवी निकलती है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आर्डर की निकलती है, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट निकलता है, और उन फोटॉनों की एनर्जी एक्स रे पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करती। अब नो, मैंने आपको बच्चे बताया था कि क्वांटाइज एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम का क्या फार्मूला है, और अगर एक हैवी एलिमेंट का फार्मूला देखें तो फिर क्या है, En, that is minus E naught over n square. This is the quantized energies of hydrogen atom. This E naught has numerical value which I have already told you, 13.6. In general, it is 2 pi square m k square e की power 4 divided by h square, जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, it is 13.6. But for any other atom, minus E naught z square over n square. These are the quantized energies of an atom whose atomic number is Z. अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है बच्चों, और अगर यहाँ पर 1 लगाएं, 1 स्क्वायर मीन 1, यू गेट द अबव एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है, आप इस एक्सप्रेशन से ट्रांजिशन लेवल का गैप हैवी एलिमेंट के लिए इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बच्चों, हैवी एलिमेंट मीन कैडमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन एट्सेट्रा। मोलिब्डेनम जिसका एटॉमिक नंबर 42 है। अब अगर हम बच्चों यहाँ पर 42 लगाएं, 42 को अगर रफली या 40 कंसीडर करूँ, 40 का स्क्वायर करूँ, 1600 आ जाएगा। 1600 को 13.6 से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो एक लार्ज वैल्यू आ जाएगी, जिसको 1 से डिवाइड करूँगा तो इस रेट की एनर्जी आ जाएगी। फिर मैं इसको 2 के स्क्वायर यानी 4 से डिवाइड करूँगा, इस रेट की एनर्जी आ जाएगी। और ट्रांजिशन लेवल का गैप देखूँगा तो बच्चों गैप किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का आएगा। इसका मतलब है कि एक्स रेज हाइड्रोजन से या लाइटर एलिमेंट से ऑब्टेन नहीं हो सकती। एक्स रेज के एमिशन हैवी एटम से एक्सपेक्टेड है, और वो कैसे है वो हम देखने वाले हैं इनर शेल ट्रांजिशन इन हैवी एटम्स। हैवी एटम इन बच्चों हाई एटॉमिक नंबर सेट। द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन centric shells K, L, M, N, O, E, etc. बच्चों हैवी एटम्स में ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर हाई होता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन कंसेंट्रिक शेल्स K, L, M, N, O, P, so on. अब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा, और बाहर जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा होगी। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स हैवी एटॉमिक नंबर में कंसेंट्रिक शेल्स में अरेंज होते हैं क्वांटम मैकेनिकली। अब रेंज का मतलब ये है कि किसी प्रिंसिपल के तहत होते हैं, ये नहीं कि मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 42 और 42 के 42 इलेक्ट्रॉन क्या है वो घुस के इस पहली स्टेट में आ जाए। आपको बच्चों बताया है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट कंसेंट्रिक शेल में होती है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब वो प्रिंसिपल क्या हैं बच्चों, हम उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ प्रिंसिपल पढ़ कर आए हैं, आपने हॉर्न रूल पढ़ा है, अब वो प्रिंसिपल पढ़ा है, मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा है। ये तमाम क्वांटम मैकेनिक्स के आइन हैं, ये मुख्तलिफ कानून हैं। इन कानून को फॉलो करके इलेक्ट्रॉन अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जिसमें से हम एवरीडे लाइफ में अपने मुल्क के कवानीन, अपने कंट्री के आइन के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। इस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स हैं जिनके तहत इलेक्ट्रॉनों को इन शेल में अरेंज किया गया है। द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड, द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस them from their normal mean ground. इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं बच्चों। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है
टू डिस्प्लेस देम फ्राम देयर नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट्स, कि उन इलेक्ट्रॉनों को अगर आपने अपनी ग्राउंड स्टेट से, मसलन एक इलेक्ट्रॉन इधर है और ये हैवी एलिमेंट का अगर हमने स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर है या इधर है तो उसको हाई एनर्जी स्टेट में लेके जाने के लिए, अपनी ग्राउंड स्टेट से डिस्प्लेस करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड है। क्यों? ट्रांजिशन लेवल के दरमियान एनर्जी का गैप ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक प्रिंसिपल। आफ्टर excitation, when an atom return to its ground state, after excitation, when an atom return to its ground state, photons of larger energy are emitted. Thus, transition of electrons in the inner shell of heavy atoms gives rise to high energy photons or X-rays. Look here, in heavy atom, electrons are arranged in concentric shells. These shells are named as K, L, M, N, O, P, so on. Inner shell electrons are tightly bound. Large amount of energy required to displace them from their normal or ground state. After excitation, suppose आपने इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट कर दिया, एटम को एक्साइट कर दिया, उसके बाद की बात, आफ्टर एक्साइटेशन, व्हेन एन एटम रिटर्न टू इस ग्राउंड स्टेट, कि जब एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स दोबारा ट्रांजिशन करेंगे अब हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट, फोटॉन ऑफ लार्ज एनर्जी, फोटॉन्स ऑफ लार्ज एनर्जी आर एमिटेड, फोटॉन ऑफ लार्जर एनर्जी आर एमिटेड. Thus transition of electron in the inner shell of heavy atoms gives rise to high energy photons, और जिनकी एनर्जी फिर अल्ट्रा वायलेट रीजन से भी ज़्यादा हो सकती है, जिनका वेव लेंथ अल्ट्रा वायलेट रीजन की जो लिमिट है उससे भी कम हो सकता है. और बच्चों फिर बता रहा हूँ वो कितना होगा, वो जब मैं एक्सरे का टॉपिक बताऊँगा, शुरू करूँगा, तो उसमें आपको वो चीज़ें बताएंगे. Shell, the transition of electron in inner shell of heavy atom give rise to high energy photon or X-ray. These X-rays consist of series of specific wavelengths and hence are called characteristic X-rays. Transition of electron in inner shell of heavy atom give rise to high energy photon या X-rays. These X-rays consist of series of specific wavelengths, hence are called characteristic X-rays. इसका मतलब है बच्चों, X-rays हैवी एटम से निकलती हैं और कब निकलती हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं हैवी एटम के इनर शेल. अब इनर शेल ट्रांजिशन से निकलने वाले फोटॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उन फोटॉनों को X-rays कहते हैं. अब चूँकि एक हैवी एटम से जो एक्सरेज एमिट हो रही हैं बहुत सारी हैं, मुख्तलिफ सीरीज़ की हैं, स्पेसिफिक वेव लेंथ हैं, इसीलिए हम इन एक्सरेज को कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी कहते हैं. नो डिटेल के साथ पढ़ेंगे एक्सरेज क्या हैं, एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, एक्सरेज में जो हमने इनर शेल ट्रांजिशन फिनोमेना पढ़ा है उससे निकलने वाली कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की निकलने वाली सीरीज़ क्या क्या होती हैं, और फिर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के अलावा अगर कोई एक्सरेज हैं तो वो भी देखेंगे जब हम एक्सरेज स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे. तो एक्सरेज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों. जैसा कि आपको पहले बताया है कि एक्सरेज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेरी शॉर्ट वेव लेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, डिस्कवर्ड बाय विलियम ब्रॉन्जन इन 1895. So let us introduce what are X-rays. High energy electromagnetic radiation. Having wavelength 0.1 angstrom to 100 angstrom. Their energy is about 100 electron volt to kilo electron volt. 100 kilo electron volt. Discovered by William Röntgen in 1895. So this is a brief introduction of X-rays, high energy electromagnetic radiations. इनका wavelength 0.1 angstrom to 100 angstrom,
अब व्हाट इज एंगस्ट्रैम? जैसे कि बच्चों कल भी आपको बताया था, लास्ट टाइम बताया था, 1 एंगस्ट्रैम 10 raised to power minus 10 meter. It is unit of length, which is 10 raised to power minus 10 meter. Energy much higher, 100 electron volt to 100 kilo electron volt. रॉन्जन ने 1895 में इनको डिस्कवर किया। अब एनर्जी और वेव लेंथ के हिसाब से हम एक्स रेज को डिवाइड करते हैं सॉफ्ट और हार्ड में। बाद में बच्चों आपको बताएंगे सॉफ्ट एक्स रेज और हार्ड एक्स रेज कौन सी। दीज आर द मोस्ट एनर्जेटिक, दीज आर एक्स रेज बट रिलेटिवली लेस एनर्जेटिक। अब एक रेंज है, उस रेंज के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनों, उस रेंज के अंदर अगर एक्स रेज का वेव लेंथ है तो वो हार्ड हैं, और अगर उस रेंज से बियॉन्ड या उस वेव लेंथ से ग्रेटर अगर वेव लेंथ है तो वो सॉफ्ट एक्स रेज। अब एक्स रे सीट रीजन विच इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर मीन इट इज 100 एंगस्ट्रैम, विच इज गोइंग फर्दर शार्टर फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज 0.1 एंगस्ट्रैम। बच्चों इस डायरेक्शन में वेव लेंथ डिक्रीज कर रहा है। पहले लार्जर वैल्यू एक्स रेज की लिखी है, 100 एंगस्ट्रैम अगर वेव लेंथ है किसी फोटॉन का तो हम उसकी एनर्जी को एक्स रे रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कंसिडर करते हैं। और ये वाला जो बैंड है वेव लेंथ का एक्स रेज बैंड, ये 100 एंगस्ट्रैम से लेके 0.1 एंगस्ट्रैम के दरमियान जितने फोटॉन्स हैं उनके वेव लेंथ, उनकी एनर्जीज को शो कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज बच्चों ज़हन में रखना है, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि एक्सरे का प्रोड्यूस होना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस है। बच्चों अक्सर एमसीक्यूज आता है कि एक्सरे प्रोडक्शन इज रिवर्स ऑफ, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन। तो अंडरस्टैंड दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था कि रेडिएशंस मेटल पे फॉल करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। अब एंटायरली रिवर्स अप्रोच होगी, इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करेंगे हैवी एटम पे, रेडिएशन इजेक्ट हो। इसका मतलब है कि दोनों फिनोमेना को अगर देखें, दिस इज फोटो मिसिव मेटल, रेडिएशंस ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी अलाउड टू फॉल ऑन इट एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द मेटल। हेयर रेडिएशंस एंड ejected electron, incident radiation, and these are emitted electrons. Now in this case reverse approach is there. यहाँ पर जो मेटल था बच्चों हम पढ़ कर आए हैं वो फोटो एमिसिव मेटल था, और अब जो हम मेटल लेंगे हैवी मेटल, हैवी मेटल में मैंने बच्चों बताया मोलिब्डेनम है, कैडमियम है, टंगस्टन है, इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मेटल होना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो। अब टारगेट का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होना चाहिए बच्चों, ये बाद में जब हम फिनोमेना पढ़ेंगे, प्रोडक्शन को एक्सपेरिमेंटली अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँ। अभी इसमें क्या होगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करेंगे इस हैवी मेटल पे, और इसमें से हाई एनर्जी फोटॉन्स एमिट होंगे कि हैवी मेटल है, इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कर रहे हैं, हाई एनर्जी फोटॉन एमिट हो रहे हैं, जिनका वेव लेंथ इस रेंज में है, जिनकी एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अबव ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हम बोलेंगे कि दीज आर एक्सरेज। अब ये जो एक्सरेज हैं ये आगे कितनी किस्म की हैं, इनमें कौन कौन सी एक्सरेज हैं। एक तो वर्ड अभी आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी हैं और कुछ और भी हैं, वो बाद में आपको बताते हैं जब हम डिस्कशन करेंगे। अभी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ photoelectric. This is the photoelectric effect phenomena, incident radiations emitting electrons from the metal surface. Here electrons are bombarded on the heavy metals and high energy photons are emitting from this metal. Principle देखते हैं, X-rays produce करने का principle है। X-rays are produced when high energy electrons are bombarded on heavy metallic target. X-rays, high energy electromagnetic radiations having energy greater than ultraviolet region of electromagnetic spectrum, wavelength from 0.1 angstrom to 100 angstrom. 1 angstrom is 10 raised to power minus 10 meter. Energy of the order of kilo electron volt. Discovered by Röntgen 1895.
Production of X-rays is the reverse of photoelectric effect. What is the principle? X-rays are produced when high energy electrons are bombarded on the heavy metal या heavy metallic target such as molybdenum, cadmium, tungsten. अब इनमें से कोई भी मेटल यहाँ पे यूज़ हो सकती है और जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किए जाएंगे वो थाउजेंड्स ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ जब बम्बार्ड करेंगे तो फिर इस मेटालिक टारगेट में से हाई एनर्जी फोटॉन्स एमिट होंगे, एक्सरेज एमिट। इन हाई एनर्जी फोटॉनों को बच्चों हम एक्सरेज कह रहे हैं। दीज आर द एक्सरेज विच आर एमिटिंग फ्रॉम दिस मेटल। अब इस चीज़ को हम एक्सरे ट्यूब की मदद से देखने वाले हैं कि एक्सरेज ट्यूब क्या है। एक्सरेज को 1930 में एक स्पेशली डिज़ाइंड ट्यूब जो कूलेज नामी साइंटिस्ट ने बनाई थी उसके साथ स्टडी किया था, एक्सरेज के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था। हम उसी एक्सरे यूनिट को सामने आपके दिखाने वाले हैं और एक्सरे की प्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। दिस इज फिलामेंट एफ, दिस इज कैथोड सी, लो वोल्टेज। हियर इज अ मॉडर्न एक्सरे यूनिट। एक्सरे प्रोडक्शन को बच्चों अंडरस्टैंड करते हैं। यानी एक्सरे ट्यूब आपको दिखाई है डायग्राम। एफ इज द फिलामेंट कनेक्टेड टू द लो वोल्टेज सप्लाई। फिलामेंट कैथोड को बच्चों हीट करेगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। अब ज़ाहिर बच्चों कैथोड भी मेटल ही है, इसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन बच्चों ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं कैथोड से फिलामेंट के हीट करने से। इसको थर्मियोनिक मिशन कहते हैं, इनको थर्मियॉन्स कहते हैं। बहरहाल फिलामेंट कैथोड को हीट करता है और कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं टूवर्ड्स हैवी मेटालिक टारगेट। अब बच्चों मैंने यहाँ पर अल्टरनेटिंग सप्लाई दिखाई है, इधर भी एक अल्टरनेटिंग सप्लाई दिखाई। आपको पता होना चाहिए बच्चों, हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेट कराने के लिए। अब आपको ये भी बच्चों पता है कि हम डीसी को स्टेप अप नहीं कर सकते, स्टेप अप एसी को करते हैं और फिर एसी को ही एक्चुअली एक्सरे प्रोड्यूसिंग यूनिट के अंदर इस्तेमाल किया। लेकिन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम टारगेट को एज ए एनोड कंसिडर कर रहे हैं। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को एनोड अट्रैक्ट कर रहे हैं, टारगेट अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पोटेंशियल V की वजह से, हमने पोटेंशियल V अप्लाई कर दिया। कितना पोटेंशियल अप्लाई करते हैं? इट इज़ फ्राम 10 to 100 किलो वोल्ट। जब पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है इस एक्सरे ट्यूब के अंदर तो ऑप्शन या हमारे पास एक्सरे यूनिट के लिए जो वोल्टेज की अवेलेबिलिटी है दैट इज़ 10 to 100 किलो वोल्ट। और मैंने बच्चों आपको बताया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल दें, इट एक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो अब जब हम पोटेंशियल V देंगे, सपोज हम 10 किलो वोल्ट देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ जाकर टारगेट को हिट करेंगे? 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ जाकर टारगेट को हिट करेंगे। अगर हम 30 किलो वोल्ट का पोटेंशियल लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ जाकर इस टारगेट के साथ हिट करेंगे और इसमें से फिर एक्सरेज इमिट होंगे, जिनको एक्सरे डिटेक्टर से डिटेक्ट कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं कि निकलने वाली एक्सरेज किस टाइप की हैं, उनका वेवलेंथ, उनकी इंटेंसिटी किस रेंज की है। इट मीन्स हम उन निकलने वाली एक्सरेज के स्पेक्ट्रम को स्टडी कर सकते हैं बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड एक्सरेज एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। और एक्सरे स्पेक्ट्रम में ये पढ़ेंगे। सो एक्सरे ट्यूब में फिलामेंट, एक्सरे ट्यूब में फिलामेंट बच्चों F है जो क्या करता है? हीट्स कैथोड C। अब कैथोड C क्या करता है? इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। अब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट टूवर्ड्स टारगेट T, जो कि बच्चों बताया है हैवी मेटल है, वर्किंग एज एनोड बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस V, जो कि 10 to 100 किलो वोल्ट के इन बिटवीन हो सकता है। दी इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर काइनेटिक एनर्जी
इक्वल टू EV। मैंने बताया कि फिलामेंट कैथोड को हीट करता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, दीज इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट टूवर्ड्स टारगेट T, टारगेट की तरफ एक्सेलरेट करते हैं जो हैवी मेटल का बना हुआ है, वर्किंग एज एनोड, एनोड काम कर रहा है बाई अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस V। इलेक्ट्रॉनों को पोटेंशियल डिफरेंस V दिया गया है, कितना V दिया गया है, 10 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट तक हो सकता है। द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EV। तो जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे इस टारगेट को इस एनर्जी के साथ, और ये जो EV है ये कितनी होगी, ये 10 to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। हेयर E मीन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इज़ द अप्लाइड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अगर 10 kV देते हैं, एनर्जी 10 keV। पोटेंशियल अगर 100 kV देते हैं, एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज 100 keV। सो व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स strike the target, X-rays are emitted। तो ये बच्चों X-rays प्रोड्यूस करने का तरीका है कि X-rays प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो X-rays हैवी मेटल से निकलती हैं। जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हैवी मेटल के ऊपर आकर स्ट्राइक करते हैं, बम्बार्ड करते हैं। और मैंने आपको बताया कि बच्चों ये जो हैवी मेटल है ये मोलिब्डेनम भी हो सकता है, ये कैडमियम भी हो सकता है, ये टंगस्टन भी हो सकता है। लेकिन आपको बताया कि ऐसा मेटल होना चाहिए जिनके ट्रांजिशन लेवल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो और एक्स रे रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो सकती है। और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट टारगेट का ज़्यादा होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के साथ आकर टारगेट को हिट करते हैं, मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब उस हीट की वजह से टारगेट हीट अप हो सकता है, और अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हुआ तो टारगेट मेल्ट हो सकता है। इवन देन सर ए कूलेंट इज़ यूज टू कूल द टारगेट। ये कूलेंट है, हीट टारगेट से कंडक्ट होकर कूलेंट के पास आती है, कूलेंट उस हीट को कैरी करता है टू द एक्सटीरियर और इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बट इवन देन इट मस्ट बी ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। दिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज।